तो बच्चों जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडी का 20-21 का सैंपल पेपर और एक एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल में ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखो। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज एंड देन ग्रुपिंग द एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर। तो मैं काम को मैनेज करने की बात कर रहा हूँ, काम को डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ। और मैनेज कैसे हो पाएगा? मैनेज ऐसे हो पाएगा कि जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं उनका मैं ग्रुप बना दूं, उनका मैं क्या कर दूं? ग्रुप बना दूं। लाइक प्रोडक्शन के लिए मैंने सेपरेट ग्रुप बना दिया जो सिर्फ प्रोडक्शन ही करेंगे, मार्केटिंग के लिए जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए अलग हो गए। तो मतलब बेसिकली मैं डिपार्टमेंट जब बना देता हूं तो डिपार्टमेंट इज बेसिकली व्हाट, जो सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले लोग हैं उनको मैं एक ग्रुप बना देता हूं, उनका एक ग्रुप बनाता हूं। दैट इज व्हाट? डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो आपको पढ़ते ही आइडिया लग रहा होगा कि इसका आंसर जो है बच्चे वो डिपार्टमेंटलाइजेशन है। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें पढ़ते हो, फंक्शनल डिविजनल, बट वो फ्रेमवर्क है तो इसके अंदर वो प्रोसेस की बात कर रहा है, तो इस वजह से वो उसमें फिट नहीं हो रहा है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या? जब मैनेजर यहां पर अथॉरिटी टू यूज द रिसोर्सेज दे देता है बट नॉट अ डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास ही रखता है मैनेजर, बट अथॉरिटी टू यूज द रिसोर्सेज ट्रांसफर कर देता है टू इट्स इमीडिएट सबऑर्डिनेट, तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बट हेयर इट इज आस्किंग फॉर प्रोसेस। सो प्रोसेस के अंदर जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज व्हाट? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? बिकॉज इसके अंदर फ्रेमवर्क की बात होती है, इट इज नॉट अ प्रोसेस, और इसके अंदर दो पढ़ते हो आप, फंक्शनल और डिविजनल, राइट? तो एग्जैक्ट जो इसका आंसर है दैट इज व्हाट? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज even though the political conditions vary from country to country, they impact the sentiment of an investor in the business. If the instability of political conditions cause uncertainty and make it difficult for him to predict the future, which feature of business environment is being highlighted in the above statement? सबसे पहली बात यहाँ पर बेटा हर तरह की सिचुएशन इसने कवर कर ली। वो बोल रहा है कि पॉलिटिकल कंडीशन किसी भी कंट्री की अनस्टेबल है, जिसकी वजह से बिजनेस में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटीमेंट्स पर फर्क पड़ सकता है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस अफेक्ट होंगे, इन्वेस्टर्स के डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होंगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। और वहाँ पे जो बहुत जल्दी सरकारें बदलती रहती हैं, तो देखो होता है कि लाइक अगर मैं बात करूँ स्वच्छ भारत अभियान, तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। वहाँ पर जो डस्टबिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो यूनिट्स हैं उनको आप विश्वास नहीं मानोगे, वहाँ पर फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस काफ़ी निकल कर आए सामने, और लोगों ने फ्रेंचाइजी लेकर जो है एग्जैक्टली कंपनी से स्टॉक उठाने लग गए और वहाँ पे बिकना भी उनका बहुत स्टार्ट हो गया था। तो एक एक्यूरेट गवर्नमेंट है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बिजनेस को पुश मिला। ऐसा होता है, कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती है, कोई इनिशिएटिव लेती है, तो उसके साथ ना कोई पर्टिकुलर जो बिजनेस होता है वो उसको बूस्ट मिलता है, राइट? अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी है कि नहीं? पॉलिटिकल कंडीशंस कॉजेज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी भी है भैया, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड मेक डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। और डेफिनेटली बेटा यहाँ पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि किसी बिजनेस के साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी। विच फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट? तो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स, तो डेफिनेटली बेटा ये भी कवर होता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी स्पेसिफिक बिजनेस पर मेरे पॉलिटिकल कंडीशंस का फर्क पड़े, जैसे मैंने बात करी स्वच्छ भारत अभियान, राइट? तो इसके अलावा जनरल फोर्सेज भी हैं। पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी भी हो सकती है भैया आपकी गवर्नमेंट की वजह से इंडस्ट्रीज सारी अफेक्ट हो, है कि नहीं? इलेक्शंस की वजह से सारी इंडस्ट्री अफेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑलमोस्ट ये भी कवर हो रहा है। डायनामिक नेचर है मतलब क्या? अनसर्टेनिटी बनी रहती है, अनसर्टेन सिचुएशंस है, बिजनेस बड़े रिस्क में ऑपरेट करते हैं बिकॉज उनके सामने अनसर्टेन सिचुएशंस हैं। कोविड हो गया, डीमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, इस तरह की जो अनसर्टेन सिचुएशंस बनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस को अपनी पॉलिसीज को मॉडिफाई करना होता है। नाउ ये भी मेरे को लग रहा है कि ये भी इसका पार्ट हो सकता है, तो ये वाला फीचर भी इसके अंदर कवर है। अब रिलेटिविटी भी बेटा इसके अंदर कवर हो रहा है। रिलेटिविटी कैसे? मतलब कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर बिजनेस को ज्यादा पुश भी दे सकती है और उसको मतलब सप्रेस भी कर सकती है। कहने का मतलब है उसको उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को रिड्यूस भी कर सकती है, ऐसा हो सकता है बेटा। जैसे मैंने स्वच्छ भारत अभियान की बात बताई, तो डस्टबिन बिजनेस को मतलब प्लास्टिक जो डस्टबिन बनाने वाले बिजनेस थे, ठीक है, अब उनको बड़ा पुश मिला, ठीक है? सिंटेक्स, नीलकमल है ना, इसके अंदर बहुत सारी हैं। अब उनको स्पेसिफिक बिजनेस को बड़ा पुश मिला। तो होता है पॉलिटिकल कंडीशंस किसी स्पेसिफिक बिजनेस को अचानक से पुश दे सकती हैं और किसी ना किसी बिजनेस, कोई ना कोई बिजनेस अफेक्ट भी हो सकता है, राइट? तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी है, तो उन चीजों से रिलेट भी तो कर रहे हो आप, राइट? तो कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शंस कवर नहीं हो गए। दैट्स व्हाई जो करेक्ट आंसर है, एप्रोप्रिएट आंसर है, दैट इज व्हाट? ऑल ऑफ द अबव। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर irrespective of the educational qualification possessed.
सो किसी को भी मैं मैनेजर बोल सकता हूं, मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। नहीं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के अंदर आपने पढ़ा है कि एमबीए को जनरली रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तभी वो प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट कर पाएगा, और एक अच्छा मैनेजर तभी वो निखर कर आएगा। तो कहीं ना कहीं जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात होती है तो यहाँ पर बेटा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के अंदर आपने पढ़ा था एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट। तो होपफुली आपको एक बार 2 से 3 बार आपने अगर बुक रीड करी होगी तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला वर्ड देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपने रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के अंदर पढ़ा था। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तो होता ही है बिकॉज एज अ प्रोफेशन है, प्रोफेशनल एसोसिएशन भी होती है इसकी, राइट, और सर्विस मोटिव भी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो भैया फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है, राइट, तभी आप एक अच्छे मैनेजर कहलाए जा सकते हो। ओके, सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इज द एक्यूरेट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी in 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing business in India, which created a negative impact on business। तो आपको बहुत अच्छे से पता है एलपीजी के बारे में, वैसे ये टॉपिक डिलीटेड है बट फिर भी देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये एलपीजी वाला जो पॉइंट है बेटा डिलीटेड है, फिर भी देख लो इसको, अगर देखना चाहते हो तो 1 नंबर के अंदर कोई हर्ज नहीं है देखने में। ओके, एलपीजी पॉलिसीज आई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट ने उस टाइम जो है प्राइवेटाइज कर दिया था, ग्लोबलाइज कर दिया था, मतलब कि इंटीग्रेशन हो रहा था हमारी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट का दूसरे कंट्रीज़ के साथ, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एंड इसके अलावा एलपीजी लिबरल कर दिया गया था कि कोई भी आओ, कि पहले परमिट्स थे, कोटाज थे, रिस्ट्रिक्शंस थी किसी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बट वो बाद में रिमूव कर दिए गए ड्यू टू लिबरलाइजेशन। अब यहाँ पर कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन सी डायमेंशन को आइडेंटिफाई आपको करना है। सो बेसिकली आपको देखते ही पता चल रहा है कि इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं डेफिनेटली ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, तो ये पॉलिटिकल डायमेंशन की तरफ जा रहा है। ओके, तो आपको जैसे पढ़ते ही आइडिया लग जाएगा इसका, तो ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सोशल एनवायरनमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, कानूनी बात नहीं है बेसिकली एलपीजी, और लिबरलाइजेशन है वो 1991 है, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज बेसिकली यहाँ पर करेक्ट है। ओके, और यही है इसका आंसर। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। हाँ जी, जब मैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत चेंजिंग है, बहुत डायनेमिक है, बहुत अनसर्टेन है, आपको बहुत अच्छे से पता है, और इसमें क्या करता हूँ मैं अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने की बात करता हूँ, मतलब कि विद द मिनिमम कॉस्ट मैं अपने टारगेट्स को अचीव कर पाऊँ ऑन टाइम। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात जब मैं करता हूँ तो आपके दिमाग में ये एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्ड जब जैसे ही क्लिक होगा और जैसे ही प्रोसेस की बात आएगी तो आपको सीधा पता चल जाना चाहिए, जहाँ पर 3 बातें आ गई, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने की बात हो रही है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए मैनेजमेंट। प्लानिंग नहीं हो सकता, इसके अंदर टारगेट सेट किए जाते हैं, ब्लूप्रिंट रेडी किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के अंदर सेट स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है, देन फिर से प्लानिंग होती है। तो यहाँ पर तो डेविएशंस को आइडेंटिफाई करने की बात की जाती है, तो डेफिनेटली आप इसको देखते ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग द रिसोर्सेज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 2020-21 का। The increase in the demand for many Ayurvedic medicine, healthcare products and services in the past few months is related to the need of building immunity and an increased awareness for healthcare due to spread of coronavirus. So कोरोना वायरस के फैलने से लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई है, और हेल्थ केयर प्रोडक्ट की बात करें या फिर मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वहाँ पर उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और अवेयरनेस की वजह से ऐसा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। सो पिछले कुछ महीनों में ऐसा देखने को मिल रहा है, और ये डेफिनेटली 20-21 का क्वेश्चन है, तो उसी टाइम पर वो कोरोना का सिचुएशन थी। और आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड डिस्क्राइब्ड अबव। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर है। देखो प्रेजेंटली मैं आपको बात करूँ तो इसमें कोविड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डीमोनेटाइजेशन के क्वेश्चंस बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप ड्राफ्ट हो सकते हैं। उस टाइम जो सिनेरियो था उस सिनेरियो के हिसाब से वो क्वेश्चन आया था 20-21 में। तो क्वेश्चन वैसे बहुत ही सिंपल है, आप देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्पेसिफिक फोर्स मतलब क्या, देखो सबसे पहले एक ऑप्शन को पकड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक और जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स मतलब क्या, कोई पर्टिकुलर बिजनेस इंपैक्ट होगा, लाइक मैं बोलूँ किसी पर्टिकुलर बिजनेस के एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, ठीक है,
तो स्ट्राइक पर जाने से होगा क्या कि वही पर्टिकुलर बिजनेस इंपैक्ट होने वाला है, कोई दूसरा नहीं होगा। दैट इज व्हाट स्पेसिफिक फोर्स। जनरल फोर्स मतलब क्या कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से, जीएसटी की वजह से सारे बिजनेस इंपैक्ट होंगे। दैट इज व्हाट जनरल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो है इंटर रिलेटेडनेस। तो आपको लग रहा है स्पेसिफिक और जनरल फोर्स का? नहीं, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन की वजह से अवेयरनेस फैली है और दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है। राइट, अब यहाँ पर ये पॉइंट तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इंटर रिलेटेडनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं हाँ ये हो सकता है कि इंटर रिलेटेडनेस की बात है, कोविड की वजह से अवेयरनेस आई है, तो कोविड की वजह से आई है। राइट, यहाँ पर ये चीजें रिलेट कर रही हैं, तो ऑप्शन यही करेक्ट है। उसके बाद एक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी है। रिलेटिविटी का क्या फीचर है, ध्यान से समझो। प्लेस टू प्लेस, बिजनेस टू बिजनेस चीजों की डिमांड अलग अलग हो सकती है। दिवाली के टाइम पर इंडिया के अंदर जो डिमांड होती है मिठाइयों को लेकर, पटाखों को लेकर, लड़ियों को लेकर, राइट, वो किसी दूसरी कंट्रीज में इतनी नहीं होंगी। राइट, तो प्लेस टू प्लेस या मैं बात करूं ओरिजिन टू ओरिजिन, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा अलग हो सकती है। राइट, और इसको बोलते हैं रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर जो एग्जैक्टली मैच हो रहा है दैट इज व्हाट इंटर रिलेटेडनेस। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड ये अवेयरनेस आई है और डिमांड बढ़ रही है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरमेंट। तो कौन सा इसमें से सोशल एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? ध्यान से देखो, सोशल एनवायरमेंट का कौन सा नहीं हो सकता। देखो, बर्थ रेट, डेथ रेट की बात करिए तो ये तो है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, नहीं जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, भारत के संविधान की बात कर रहे हैं तो ये तो लीगल चीजें हो गई ना। पॉपुलेशन शिफ्ट, हाँ ये है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ ये भी है। ये नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। ठीक है, भारत का संविधान से सोशली कोई लेना देना नहीं है। लीगली कहो, कॉन्स्टिट्यूशनली कहो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इवन वेयर मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क। मेंबर्स जो है डिपार्टमेंट्स में वो अपनी मर्जी से कोऑपरेट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, फिर भी अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस मैनर। फिर भी मैनेजर की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे डिफरेंट जो पीपल्स हैं जो डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन सब के एफर्ट्स को कॉन्शियसली क्या करे, कोऑर्डिनेट करे। तो मैनेजर की ये क्या बन जाती है, मैनेजर को करना पड़ेगा। मैनेजर को कर रहे हैं वो ऑलरेडी, विलिंगली कोऑपरेट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैनेजर की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो आप, ड्यूटी कह लो, कि उसको कोऑर्डिनेट करवाना पड़ेगा सबके एफर्ट्स को, डिफरेंट पीपल्स के एफर्ट्स को। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस्ड अबव। यूनिटी ऑफ एक्शन, देखो यूनिटी ऑफ एक्शन सब मिलकर, ये ना बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब यूनिटी ऑफ एक्शन भी इसका आंसर लगेगा। यूनिटी ऑफ एक्शन क्यों नहीं है? सबको मिलकर काम करना है। ठीक है, सबको मिलकर काम करना है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। दैट इज व्हाट, दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन। सबके कामों में तालमेल होना चाहिए, सबका मिलकर एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि टारगेट्स अचीव करने हैं। दैट इज व्हाट यूनिटी ऑफ एक्शन। यहां बोला गया कि मैनेजर को फिर भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उनके एफर्ट्स को। वो कर तो रहे हैं, विलिंगली कोऑपरेट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैनेजर की ड्यूटी है। क्यों है? बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। कहने का मतलब है अनअवॉइडेबल फंक्शन है, ये करना ही पड़ेगा। वो कर तो रहे हैं लेकिन फिर भी मैनेजर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये इसका करेक्ट आंसर है बेटा। यूनिटी ऑफ एक्शन लग रहा है इसका आंसर, बट यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिटी ऑफ एक्शन एक जनरल स्टेटमेंट है जिसमें क्या बोला गया कि सबको मिलकर काम करना है, टारगेट्स को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के बारे में सोचना है। दैट इज व्हाट यूनिटी ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट कुछ और है कि मेंबर्स मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, फिर भी मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सबके एफर्ट्स को कंबाइंडली, सारे सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। राइट, कॉन्शियस मैनर में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं होगा, तालमेल के बिना काम नहीं होगा। ये इसका एक्यूरेट आंसर है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होगा, ये तो होता ही है। ठीक है, ऑल प्रोग्रेसिव, हर जगह इसकी प्रेजेंस है, चाहे किसी भी लेवल पर बात करो आप या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप बात करो। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो फीचर यहाँ पर दिख रहा है आपको वो कौन सा है? कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। फिर भी मैनेजर को करना पड़ेगा, बेशक वो काम कर रहे हैं, फिर भी मैनेजर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सबके एफर्ट्स को कॉन्शियसली क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। राइट, तो डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स। कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का है जो कि फ्यूचर प्लान्स की फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है? इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम दैट वर आइडेंटिफाइड। जो प्रॉब्लम हमें मिली, उस प्रॉब्लम को समझते हुए अब कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हेल्प करेगा फर्दर फ्यूचर
फ्यूचर प्लान्स को बनाएगा और बेटर बन पाएंगे, एंड दस हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग। गलती को आइडेंटिफाई किया गया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद मैं फ्यूचर प्लान्स तैयार कर रहा हूं, दैट इज व्हाट, दैट इज कंट्रोलिंग, नॉट प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर तो प्लानिंग होगी, बट मैं पुरानी गलतियों को आइडेंटिफाई करके मैं प्लानिंग कर रहा हूं फ्यूचर के लिए। नाउ दैट इज व्हाट कंट्रोलिंग, सो कंट्रोलिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई an important principle of management control in which only significant deviation which go beyond the permissible limit should brought to the notice of the management। एक परमिसेबल लिमिट से ज्यादा डेविएशन आ रहा है, उस सिनेरियो में मैनेजमेंट में कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। दो चीजें होती हैं एनालिसिस ऑफ डेविएशन के अंदर, दो चीजें हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करना जो कि ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे, राइट, मेरे बिजनेस के लिए। और एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि जब मैं सब चीजों को कंट्रोल करने चलूंगा तो मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को देखना होगा कि कितने परमिसिबल लिमिट तक चीजें अवॉइडेबल हैं, उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उसका दूसरा नाम है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, दैट इज करेक्ट आंसर। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज व्हाट, की रिजल्ट एरियाज। मेरे को की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करना है, हर चीज पर फोकस नहीं करना, की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसका आंसर नहीं है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन या फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लिखा होता तो वो इसका करेक्ट आंसर होता। ओके, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके,